नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। एक बार पुनः हम कार्बनिक रसायन के अगले हिस्से की तरफ जाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। कक्षा 12 अध्याय 11। तो अध्याय 11 में हेलो एल्केन, उनके बारे में डिटेल्स, हेलो एरीन्स, उनकी डिटेल्स, ये पिछले 2 वीडियोज़ में आपने समझ ली। और उनसे पहले का जो बेसिक बातें हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो भी एक वीडियो के द्वारा मैंने आपको उपलब्ध करा दी। आशा करता हूँ आपने देखे होंगे और आपने वहाँ से अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ाने का काम किया होगा। अध्याय 11 में अब जो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें बची हैं वो है डीडीटी, बीएचसी और फ्रियान। इन तीनों के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इन तीनों को समझाने के लिए मैं एक स्पेशल अलग से मैंने वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराया है, ताकि आप केवल 3 चीज़ें डीडीटी, बीएचसी और फ्रियान को यहाँ पर जान लें। तो ठीक है, हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मेरे इंस्टाग्राम की है, फेसबुक पेज की है, वहाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। तो अब हम शुरू करते हैं डीडीटी को। तो डीडीटी वास्तव में क्या है? जो हेलो एरीन आपने पढ़ा है वहाँ से एक यौगिक है और एक कीटनाशी के रूप में आपने इसका नाम सुना होगा, आप इससे परिचित होंगे, कहीं ना कहीं तो नाम सुना होगा। तो डीडीटी क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, इसके गुण क्या हैं, इसके उपयोग क्या हैं, वो पर्यावरण के ऊपर प्रभाव क्या डालता है, ये हम डीडीटी के बारे में पढ़ेंगे। सेम यही सारी चीज़ें बीएचसी, जिसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहते हैं, इसके बारे में और फ्रियान्स को जानने का प्रयास हम करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम डीडीटी की। तो डीडीटी एक कीटनाशी है। आर्थमर जीलर ने सर्वप्रथम इसको ज्ञात किया था, इसको बनाया था, जॉर्डनर ने भी इनको बनाया था। फिर कुछ समय बाद जो दूसरे वैज्ञानिक हैं उनने इनके कीटनाशी गुणों को ज्ञात किया कि यार ये कीटनाशी की तरह काम करता है। तो डीडीटी को जान लें कैसे बनाया जाता है। डीडीटी का पूरा नाम होता है डी से, अब इस नाम को डीडीटी जो कह रहा है यहीं से पूरा नाम मिल जाएगा। डी से डाई क्लोरो डाईफेनिल, टी से ट्राई क्लोरो एथेन, ये इसका पूरा नाम होता है। कैसे पूरा नाम बनेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको बनाने की विधि है, कैसे बनाते हैं। तो आपको बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको चाहिए 3 मतलब ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। यदि इसको देखें ये वास्तव में क्या था, ये था CH3CHO। CH3CHO जो होता है, तो क्रियात्मक समूह आपको इसमें CHO दिख रहा होगा। CHO यदि क्रियात्मक समूह है तो एल्डिहाइड होता है क्रियात्मक समूह ये। तो इस एल्डिहाइड का जो नाम होता था वो एसिटल्डिहाइड हुआ करता था। अब आप ध्यान से देखें कि इस एसिटल्डिहाइड में से ये 3H को हटा दिया और उनकी जगह 3Cl लगा दिए। ये जो यौगिक आपको दिख रहा है 3Cl को हटाकर, सॉरी 3 हाइड्रोजन को हटाकर 3Cl लगाए हैं किसके अंदर? एसिटल्डिहाइड के अंदर। तो इसका नाम हो जाएगा, 3 है तो ट्राई क्लोरो, और किस में लगाए हैं? यौगिक पहले क्या था? तो यौगिक पहले एसिटल्डिहाइड था, तो इसलिए इसका नाम ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। तो ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, या इससे दूसरे जिस नाम से जाना जाता है वो नाम है क्लोरल, इस नाम से भी इसको जानते हैं। तो क्लोरल की क्रिया हमको कराना है किससे? क्लोरोबेंजीन से। ये देखो आप, क्लोरोबेंजीन है। कैसे है क्लोरोबेंजीन? अभी दिखा देता हूँ आपको। अभी तक हमने जो पिछले वीडियोज़ में बनाई है तो हमने उसको खड़े में स्ट्रक्चर बनाया था, इस बार मैंने यहाँ आड़े में बनाया। तो क्लोरोबेंजीन में क्या होता था? बेंजीन की रिंग के अंदर एक Cl लगता था, तो ये बेंजीन की रिंग मान लो, तो एक Cl इसमें लगा है, तो ये क्लोरोबेंजीन आपको दिख रही होगी। अब ये H जो दिख रहा है, जब हम बेंजीन की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हर कोने पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन बेंजीन के अंदर होती है। तो वो एक जो कोने वाली हाइड्रोजन थी मैंने उसको अलग से बाहर निकाल के बना लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के 2 अणु हमने यहाँ पर लिए हैं। तो अब आप देखें इसका होगा संघनन। कौन सी क्रिया होगी इसकी? संघनन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होगी। और यहाँ से आप देखें एक H ये, एक H ये और एक O ये, तो ये पूरे को इकट्ठे करोगे तो आप ये H2O हो जाएगा। तो ये -H2O लिख दिया, मतलब इस क्रिया में H2O निकल गया। अब जो बाकी का पूरा यौगिक बचा है वो पूरा इकट्ठा हो जाएगा, उधर जगह नहीं है, यहाँ पे इकट्ठा करके बना रहा हूँ नीचे, ध्यान से देखना। ये बेंजीन की रिंग थी, यहीं से बना रहा हूँ, देखना। ये बेंजीन की रिंग थी, इसमें Cl लगा था, ये H हट गया है, एक संयोजकता खाली, एक बेंजीन की रिंग और है, ये बना ली, इसमें Cl लगा है, एक संयोजकता H हट गया इसका भी, तो एक खाली।
अब यहाँ पर देखता हूँ मैं O हटा है, O मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, तो जब O हटा है तो यहाँ कितनी संयोजकता खाली हो गई? 2। तो CCl3CH, अब 2 संयोजकता खाली हुई हैं, तो एक को इससे जोड़ दिया, एक को इससे जोड़ दिया, पूरा योगात्मक यौगिक बन गया, संगनित हो गया, जुड़ गया आपस में। तो यदि इतना लिख लोगे तो ये लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, देखने में भले बड़ा सा लग रहा सूत्र, लेकिन आसानी से लिख दोगे। अब नाम देखो आप, शुरुआत यहां से लिखना शुरू कर लें नाम की। 2 क्लोरो लगे हैं, तो 2 को क्या कहते हैं आप? नाम यहां लिख रहा हूं मैं, नीचे जगह नहीं इसलिए। 2 को क्या कहते हो आप? डाई क्लोरो। 2 क्लोरो हो गए तो क्या हो गया? डाई क्लोरो। अब इतने मूलक का क्या नाम था? क्लोरो हटा के देखें, ये जब संयोजकता खुल जाती है तो फेनिल कहलाता। तो 1 और 1 2 ये लगे हैं, तो डाई फेनिल। अब और आगे चलें तो ये जो भी यौगिक है अभी ढूंढ लेंगे कौन है, उसमें कितने? 3 Cl लगे हैं, तो 3 Cl मतलब 3 यानी ट्राई, Cl यानी क्लोरो। अब देखें ये यौगिक कौन सा है, कितने कार्बन वाला? एक ये है और एक ये है, 2 कार्बन वाला है। तो 2 कार्बन वाली एल्केन क्या होती थी? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, तो क्या हो जाएगी? एथेन। तो इसका पूरा नाम हो गया डाई क्लोरो, डाई फेनिल, ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन है तो एथेन। और इसी को शॉर्ट में हम क्या देते हैं, इस नाम को DDT। इसका पूरा नाम है डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। समझ गए होंगे? समीकरण को देख लो एक बार, लिख के जरूर अच्छे से देख लेना। अब हम DDT के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लें कि DDT ये तो हो गया। अब इसका गुण, तो महत्वपूर्ण गुण तो ये है कि एक प्रबल कीटनाशी है। प्रबल कीटनाशी मतलब कीटों को मारने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो मच्छर हैं मलेरिया वाले, मक्खी, जूं, खटमल आदि चीज़ों पर यदि इसका प्रयोग यदि किया जाएगा तो ये उन चीज़ों को मार देता है, नष्ट कर देता है, ये उसका गुण है। लेकिन ये गर्म रक्त वाले जो जीव हैं उसके लिए कम विषैला होता है, शीत रक्त वाले जीवों के लिए ज़्यादा विषैला होता है। अगली महत्वपूर्ण बात, पर्यावरण पर असर क्या है इसका, ये बात पूछी जाती है एग्जाम में, पर्यावरण पर प्रभाव लिखिए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो DDT है वो जैव अपघटनीय नहीं होता। जैव अपघटनीय से मतलब यदि आपने वातावरण में छोड़ा है तो अपने आप वहाँ पर डिकम्पोज नहीं होता, टूटता नहीं है, तो काफ़ी लंबे समय तक वातावरण में पड़ा रहता है। और जब तक ये इस रूप में, जब ये रूप में वातावरण में रहेगा तो इसका गुण जो होगा वो DDT का ही बना रहेगा, और जो जीव जंतु हैं या जो दूसरी चीज़ें हैं उनको ये नुकसान पहुंचाता रहेगा। तो इसलिए इसका प्रयोग फिलहाल प्रतिबंधित है, इसका प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि इससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। तो ये बात हो गई DDT की। अब हम देखते हैं हमारी जो दूसरी टॉपिक है BHC या बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। चलिए तो अब BHC को देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहले तो इसका पूरा नाम आपको फिर से एक बार बता दूं, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड या BHC। इसे और भी कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे गैमेक्सिन, जैसे 666, लिंडेन आदि नामों से इसको जाना जाता है। तो इसको बनाते कैसे हैं, इसमें हमको जो एरीन है, एरीन मतलब जो बेंजीन है, इस बेंजीन का डायरेक्ट हमको हेलोजनीकरण करवाना है। हेलोजन के साथ मतलब क्लोरीन के साथ क्रिया करवाना है, और ये क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी। तो आप देखें C6H6 और 3 दूनी 6 Cl भी लग गए, तो ये बन गई आपकी BHC। अब एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि यहाँ पर 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन जब होते हैं तो बेंजीन के अंदर तो किसी के जुड़ने की जगह ही नहीं होती, फिर ये कैसे जुड़ गए हैं? तो इनके जुड़ने को देख लेना, गलती होने की संभावना बहुत होती है। तो मैंने बनाई ये बेंजीन, इसी समीकरण को एक दूसरे प्रकार से लिख के आपको समझाने का प्रयास मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये मैंने बनाई बेंजीन, इसके अंदर ये, अब ये बात क्या कह रही है, इसका सूत्र क्या है? C6H6 है, ठीक है, प्लस 3Cl2। अब इस गोले को ना बनाकर आपको मैंने पहले भी बताया कि एक डबल तो अगला सिंगल, एक डबल अगला सिंगल, एक डबल, इस प्रकार से बनाया जा सकता है। सनलाइट में रिएक्शन होगी, सनलाइट, और अब क्या होगा, अब आप देखें ये 6 कार्बन भी लिखे हैं, 6 हाइड्रोजन, मतलब ना तो यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है ना कार्बन हट रहा है। तो अब अगला रास्ता क्या है किसी के जुड़ने का? यदि हम अंदर के इन डबल बॉन्ड्स को ख़त्म कर दें तो डबल बॉन्ड्स ख़त्म होते से ही हर जगह पर एक संयोजकता हमारी खाली हो जाएगी। अब मैंने मान लीजिए यहाँ वाला डबल बॉन्ड ख़त्म किया तो एक संयोजकता यहाँ खाली हो गई, एक यहाँ खाली हो गई। ये पूरे डबल और सिंगल बॉन्ड को मैंने यहाँ से डबल बॉन्ड को हटाया तो हर जगह हर कोने पर एक संयोजकता मेरी खाली हो गई, ठीक है ना। तो अब ये जो एक एक संयोजकता खाली हुई है यहाँ पर सब जगह 6 Cl लग जाएंगे।
6 Cl लग गए, तो 6 Cl जो लग गए हैं तो अब ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहलाएगी। अब ध्यान रखना, जब इसको बनाओगे तो अंदर वो गोला नहीं बनाना है, यदि इसके अंदर गोला बन जाएगा तो ये गलत हो जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। समझ गए होगे बात को। अब इसके गुणों की बात कर लें तो सेम बिल्कुल डीडीटी की तरह इसकी व्यवस्था है। यह भी कीटनाशी है लेकिन डीडीटी की तुलना में कम जहरीला होता है थोड़ा सा। बायो अपघटनीय या जैव अपघटनीय यह भी नहीं है। यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो जो मृदा है, मिट्टी है, वो लंबे समय तक दूषित बनी रहेगी। खेतों में यदि डाला जाएगा कीटों को मारने के लिए तो खेतों में लंबे समय तक ये उपस्थित रहेगा। कीटों को तो मार देगा उस समय, लेकिन जो दूसरे जीव हैं, जो लाभकारी जीव हैं, उनको भी नुकसान पहुँचाएगा। फिर पानी के द्वारा ये बहकर जल स्रोतों में चला जाएगा, वहाँ मछलियों को नुकसान पहुंचाएगा, मछलियों की मृत्यु इसकी वजह से हो सकती है। तो ये डीडीटी और बीएससी हो गए। तीसरे एक और चीज़ आते हैं फ्रीआन। तो फ्रीआन पे भी शॉर्ट में दो तीन लाइनों में आपसे बात कर लेता हूँ। इन तीनों पे किसी न किसी पर टिप्पणी लिखने को आएगी 2 या 3 नंबर में एग्जाम में, तो उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाती है। चलिए तो अब बात करते हैं फ्रीआन पर। फ्रीआन क्या होते हैं? तो फ्रीआन वास्तव में इनकी डेफिनेशन यदि आप लिखोगे तो आप कहोगे कि मैथेन एवं एथेन के, मैथेन एवं एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को, क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रीआन कहते हैं। मतलब यदि मैथेन और एथेन में कौन लग जाए, हेलोजन, हेलोजन कौन कौन, क्लोरो और फ्लोरो साथ में जब लग जाएंगी तब जो चीज़ बनेंगे, तब जो यौगिक बनेंगे वो कहलाएंगे फ्रीआन या CFC भी इसे कहते हैं, CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपने नाम सुना होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि मैथेन का सूत्र होता है CH4, एथेन का होता है C2H6। अब हम क्या करें, ये मैथेन, तो यहाँ से मैंने 2 H हटाए तो 2 जगह खाली हो गई, एक मैंने Cl जोड़ दिया, एक मैंने F जोड़ दिया, ये यौगिक बन गया। क्या नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोमेथेन। ठीक है। अब दूसरी स्थिति, एक H और हटा दिया, 2 Cl जोड़ दिए मैंने, एक F जोड़ दिया। या ऐसे भी हो सकता है C और 2 F जोड़ दिए मैंने, एक Cl जोड़ दिया। ठीक है। इसी प्रकार से एथेन में कर लूँ मैं, H तो बराबर रहेंगे, ये मैंने 6 थे तो 4 कर दिए, एक मैंने यहाँ फ्लोरीन जोड़ दी, एक क्लोरीन जोड़ दी। C2H अब की बार मैंने 3 कर लिए, एक F जोड़ दिया, 2 Cl जोड़ दिए। तो इस प्रकार से ये जुड़ते जाएंगे। मतलब मैथेन और एथेन में यदि हाइड्रोजन हट जाएं, किसके द्वारा हट जाएं? फ्लोरीन और क्लोरीन के द्वारा हाइड्रोजनों को हटा दिया जाए। देखिए मैंने हटाया। तो इस प्रकार जो यौगिक बनते हैं वो सब सामूहिक रूप से कहलाएंगे फ्रीआन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाम सबके अलग अलग होंगे। जैसे इसका नाम क्लोरोफ्लोरोमेथेन हो गया, इसका नाम डाईक्लोरोफ्लोरोमेथेन, इसका नाम डाईफ्लोरो, फिर क्लोरो, फिर मेथेन। यहाँ पर जाओगे तो क्लोरोफ्लोरोएथेन, यहाँ पर जाओगे तो डाईक्लोरोफ्लोरो और एथेन, ऐसे कई सारे बनेंगे। ये कहलाते हैं फ्रीआन। तो इस फ्रीआन का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है काय में? प्रशीतक के रूप में। प्रशीतक मतलब ठंडा करने वाले जो उपकरण हैं, आपका जो AC है, आपके जो रेफ्रिजरेटर हैं, उनके अंदर CFC का उपयोग होता है। CFC भी बहुत ही हानिकारक और ख़तरनाक पदार्थ है। यह भी काफ़ी लंबे समय तक हमारे वायुमंडल में CFC के रूप में ही उपस्थित रहता है और ये जो हमारी ओजोन परत है उसको नष्ट करने का कार्य करता है। तो यदि ओजोन परत क्या कर रही है, सूर्य से जो पराबैंगनी प्रकाश या अल्ट्रावायलेट प्रकाश आ रहा है वो हम तक आने से रोक रही है, जिसकी वजह से हम सुरक्षित यहाँ पर निवास कर पा रहे हैं सभी जीव जंतु। तो यदि CFC बार बार हम इस्तेमाल करें और जब ये वातावरण में बढ़ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ओजोन लेयर को क्षतिग्रस्त कर देंगे, उसको नुकसान पहुंचा देंगे और फिर वो जो अल्ट्रावायलेट प्रकाश है वो हम तक आने लगेगा, जिसके प्रभाव से हमारी जो जीवन शैली है काफ़ी बदल जाएगी। कई सारे रोग जिनमें कैंसर भी शामिल है वो हमको हो जाएंगे और हमारा इस पृथ्वी पर जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा या असंभव हो जाएगा। तो इसीलिए क्योटो में एक सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक हुई थी क्योटो में, वहाँ पर एक क्योटो संधि लागू की गई है जिसके तहत अब सभी देशों को CFC का प्रयोग बंद करना है। और ये चीज़ प्रचलन में आजकल जो रेफ्रिजरेटर और फ्रिज AC जो आ रहे हैं उनके अंदर CFC का प्रयोग नहीं किया जा रहा, उसके विकल्पों को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन फिर भी कई जगह आज भी CFC का उपयोग होता है जो कि हमारे लिए अत्यंत नुकसानदायक होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसा कोई प्रोडक्ट ना लें जो CFC से बना हुआ हो। शेविंग क्रीम जो होती है उसके अंदर भी CFC होते हैं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो अब उम्मीद करता हूँ कि अध्याय 11 की पूरी बातें हमारी हो गई होंगी। कुछ बचा हो तो आप मुझसे पूछ लेना।
और इसके बाद अब हम अध्याय जो 12 है एल्कोहल फिनोल ईथर, उसको संभवतः शुक्रवार के दिन मैं पहला वीडियो उसका उपलब्ध करा दूंगा, तो अध्याय 12 को शुरू करेंगे। लेकिन आप सब ईमानदारी से जितना हो गया है, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, इनको एक बार प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है भाई, इसमें मेहनत तो लगेगी यार, करनी पड़ेगी, बिना करे काम नहीं होगा। जब तक लिख लिख के नहीं देखोगे, जब तक आप खुद प्रयास नहीं करोगे, आपको कोई आगे नहीं ले जा सकता, आपको कोई नहीं सिखा सकता। तो सबसे पहला प्रयास तो आपको होता है। या आप साइकिल चलाना सीखे होंगे छोटे थे जब बचपन में, तो आपने देखा होगा कि कोई कितना ही बता ले, सीट पे बैठ के पैडल तो आपको ही मारने पड़ेंगे, तभी साइकिल आपकी चलेगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। स्कूलों के खुलने की कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई संभावना नहीं है, कब तक स्कूल खुलेंगे, कब तक रेगुलर क्लासेस लग पाएंगी, इस विषय में हम अपने सोर्सों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि कहीं से कोई सकारात्मक खबर हमें मिली हो। और वास्तव में जो बात है वो भी सही है, इस समय जो संकट हमारे सामने है उसको देखते हुए आप बच्चों के साथ कोई भी सरकार कभी रिस्क लेने का प्रयास नहीं करेगी। इसी संदर्भ में आप सबको रोक के रखा हुआ है। तो इस समय को हम ना गंवाएं, इस समय को हम उपयोग कर लें। उपयोग करके हम जितना हमसे हो सकता है थोड़ा बहुत हम घर पे पढ़ लें, तैयारी कर लें, ईमानदारी से कर लें। देखो भाई, अब आपके पास हम तो है नहीं जो आपको जाके देख लें, हम तो केवल फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आपसे पूछ सकते हैं। और यदि आप वहाँ झूठ भी हमसे कह दोगे कि सर मैंने कर लिया, तो हम तो ये मानेंगे कि हमारे बच्चे ने कर लिया। लेकिन ये नुकसान तो आप कर रहे हो। डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ लिख के दे दी, यदि आप बीमार हैं, डॉक्टर कहेगा सुबह दोपहर शाम खा लेना, 3 दिन बाद दिखाना। अब आप उन गोलियों को यदि घर जाके फेंक देते हो, 3 दिन बाद जाके कहोगे आराम नहीं हुआ, तो इसमें गलती डॉक्टर की नहीं होगी भाई, आपकी है। आपको ईमानदारी से दवाई को खाना है। वही स्थिति यहाँ पर है भैया कि हम तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रयास आपको करना है। आपको पकड़ के बिठा के कान पकड़ के कोई भी नहीं सिखा सकता है जब तक आपकी आत्मा सीखने के लिए तैयार ना हो। तो अपनी आत्मा को तैयार करना। यदि मैं आपसे कहता हूं कि इन प्रश्नों के उत्तर लिख के सेंड कर दो, तो कर दिया करो यार, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, मुझे कोई व्यक्तिगत लाभ उससे नहीं है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक इस पर कर दिया करो, ताकि पता चल जाए भैया कि किसी ने देख लिया। कमेंट कर दिया करो, ज़्यादा कुछ नहीं तो अपना नाम कमेंट में लिख के डाल दिया करो, तो मुझे ये दिखे कि मेरे फलाने बच्चे ने भैया वीडियो को देख लिया, और उसने जब देखा है तो कुछ तो सीखा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, और बहुत बहुत शुभकामनाएं।